That is what the education is, to understand my own self in the realm of this world. Honesty is the best policy, honesty is the best policy, but where is the honesty? एजुकेशन वो नहीं है जो हम चाहते हैं, एजुकेशन वो है जो वो बच्चा चाहता है। शिक्षकों का काम कभी भी बच्चों में खामियां निकालना नहीं है। ड्राइविंग फोर्स या कोई एक मेंटर आपकी जिंदगी में? बच्चे खुद मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही एडल्ट है। हर हाथ कलम का आइडिया कैसे आया? नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट विचार वाइज पे। फिर से लेके आए हुए हम एक गेस्ट और उनकी कहानी को। हमारे गेस्ट का नाम है हर्ष कोठारी। ही इज अ फाउंडर ऑफ एनजीओ कॉल्ड हर हाथ कलम। इनकी स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है। आई एम श्योर आपको भी इनकी स्टोरी सुन के काफी मजा आएगा और कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। तो सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी ज़बानी। हे यार, how are you? I'm good, रश्मिता, आप बताओ कैसे हो? एकदम बढ़िया। Thank you for doing this episode with us. We are very excited about it. So much. It is all mine. मैं सबसे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से शुरू करूंगी। शिक्षा का मतलब क्या है आपके लिए? काफी इंटरेस्टिंग। तो एजुकेशन, मुझे लगता है मेरे लिए एजुकेशन का मायना सबसे पहले ये है कि खुद को जानना और दुनिया को जानना और उसमें खुद की पहचान को समझना, खुद की एजेंसी को समझना, खुद की एजेंसी को एक्सरसाइज। मेरे लिए मुझे लगता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, यही एजुकेशन। ओके, ये काफ़ी डीप है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वी गो अहेड विद द कॉन्वर्जेशन इसका थोड़ा हम डिकोडिंग करेंगे। पर ये जो मायना है ये आपने अभी डेवलप किया है कि अभी ऐसे व्हेन वी डू कॉन्टेम्पलेशन ऐसे डेवलप हुआ है कि ये पहले से ही था आप में? आई डोंट थिंक ये बहुत पहले से था, बहुत कन्वेंशनल स्कूलिंग और सब रहा है। सो हमेशा से पहले सिर्फ एजुकेशन का मतलब किताबें थी या स्कूल था, पर धीरे धीरे जब बच्चों के साथ काम किया और बच्चों के साथ काम करते करते खुद ने बहुत कुछ सीखा और जब समझ में आया कि चेंज है क्या, और अगर चेंज आना है तो वो, जब हम बोलते हैं कि एजुकेशन ही चेंज ला सकता है, तो वो एक्चुअल एजुकेशन है क्या, वहाँ से मुझे लगता है कि ये डेवलप हुआ कि एक्चुअल एजुकेशन वही है अगर मैं खुद को जानूं, दुनिया को जानूं और उसमें खुद को ही बदल पाऊं। ओके, तो आपने ये जो बात कही है हम इसको अभी के लिए पार्क करते हैं। मुझे और हमारे दर्शकों को ये जानना है अभी कि आपका चाइल्डहुड कैसा था और क्या थी आपकी एजुकेशनल जर्नी, फैमिली, फ्रेंड्स? वेल, बहुत चीज़ों में बहुत कन्वेंशनल नॉर्मल स्कूलिंग करी है। मैं एक बहुत छोटे टाउन में मेरा जन्म हुआ था, राजस्थान। तो वहाँ से फिर हम लोग बीच में ही, व्हेन आई वाज इन 5th क्लास, तो तब हमारी फैमिली शिफ्ट हो गई थी अ वेरी बिग सिटी। तो वहाँ पे फिर मेरे लिए वो एक स्कूल शिफ्ट होने का प्रोसेस मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा था। कल्चर चेंज, दोस्त चेंज, पर हाँ, मतलब बहुत वैसी सिंपल कन्वेंशनल स्कूलिंग रही है, लेकिन फॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ें करने के मौके बहुत मिले। सो डिबेट से लेकर के, स्पीच से लेकर के, एक्स्ट्रा करिकुलर से लेकर के, स्पोर्ट्स से लेकर के, सभी में मौका बहुत मिला है। तो बहुत वैसी स्कूलिंग रही है। और फैमिली में मैं ज़्यादा, जब मेरा जन्म हुआ तो हमारी फैमिली न्यूक्लियर फैमिली हो चुकी थी, पहले जॉइंट। सो मैं कभी जॉइंट फैमिली में नहीं रहा, हमारी बहुत एक न्यूक्लियर फैमिली ही रही है। आई ग्रोन अप विद माय 2 सिस्टर्स। तो और शिफ्टिंग और इन सब के चक्कर में खुद का शौक, ये बहुत सारे शौक किए, क्योंकि मौका मिलता रहा। मेरे पापा मुझे हमेशा इस चीज़ के लिए प्रमोट भी करते थे कि हर चीज़ करो, ट्राई करो। तो सिंगिंग, डांसिंग से लेकर के, क्रिकेट से लेकर के सब चीज़ें ट्राई करी है। तो वो एक अच्छा पार्ट रहा।
एट द सेम टाइम कई चीज़ों में अगेन जो ऑर्थोडॉक्स इंडियन फैमिलीज़ का थोड़ा सा रहता है, या स्कूलिंग का भी अगर मैं बात करूँ तो अगर मतलब उस समय नहीं पता था, पर अब जब वापस सोचते हैं, स्पेशली जब इस सेक्टर में आ चुके हैं, तो लगता है कि बहुत सारी चाइल्डहुड की बहुत सारी चीज़ें बहुत अब्यूजिव भी रही हैं। बहुत डर में भी जिए हैं, कभी पेरेंट्स का तो कभी टीचर्स का, किसी न किसी वे में बहुत पनिशमेंट्स खाई हैं। मतलब मैं हमेशा से बहुत एक रिपोर्ट कार्ड में एक रिमार्क आता है ना, नोटोरियस, तो जो वो हर क्लास में जो शरारती बैक बेंचर है, मैं ही हूँ वो। जिसने कि ये टिफिन में छिपकली डाल दी, उसको कभी टीचर को बाथरूम में बंद कर दिया, से लेकर के बच्चों की चीजें घुमाने से लेकर के, तो मैंने सारे काट दिए हैं। आई वॉज दैट चाइल्ड। ओके, तो आपका जो बचपन था वो काफी इंटरेस्टिंग था। मैं सब बोल सकती हूँ, बट वाज इट जस्ट इन इन द स्कूल की स्कूल के बाद भी ऐसा ही था, घर पे दोस्तों के साथ? हाँ, मतलब मैं ऐसा ही था। मतलब घर पे भी, मतलब मेरी मम्मी आज भी मुझे आज भी, मतलब ये चीज़ आज भी है, मैं जब भी अभी भी घर जाता हूँ तो कोई भी चीज़ टूटती है तो सबसे पहले मेरी मम्मी ये बोलती है, किसी ने ही तोड़ी है। क्योंकि मैं हर चीज़ के लिए बहुत सीरियस होता था। मतलब मुझे याद है, मैं रसोई का चिमटा लेकर के पापा की कार का टायर का स्क्रू खोलने लगा था, कि क्योंकि एक बार जाते हुए रास्ते में देख लिया कि पंचर कैसे लगता है। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आई यूज्ड टू डू अ लॉट। तो घर की बहुत सारी चीज़ें मैं खोल के रख देता था, बंद होती नहीं थी मुझसे। तो चीज़ें तोड़ना फोड़ना ये सब बहुत किया है मैंने। अभी वो होता है कि नाउ इट इज, जैसे अभी नहीं करते आप? अभी भी मैं ऐसे ही हूँ। हाँ, मैं अभी भी ऐसा ही हूँ। मुझे कोई भी नई चीज़ अगर दिखती है तो मैं बहुत क्यूरियस हो जाता हूँ उसको देख करके। तो मुझे लगता है कि यार मुझे जानना है। तो जानने की उसमें मैं कई बार कुछ चीज़ें खराब कर देता हूँ। आई रिमेम्बर मैं मम्मी के साथ एक बार बैंक गया, तो लॉकर में कुछ सामान रखना है, तो मम्मी बहुत हाइपर थी कि पापा नहीं आए, मेरे साथ जा रही है। तो मेरे को नहीं पता था कि लॉकर को 2 चाबी से खोलते हैं। मैं देख रहा हूँ यार, एक चाबी मम्मी लेकर आई, एक चाबी बैंकर लेकर आया, उसने खोल के वो चला गया। अब मैं देख रहा हूँ ये 2 क्यों है? तो मैंने खुले लॉकर में ही अपनी वाली चाबी घुमा दी। तो अब वहाँ पे ये सारी हरकतें मैं बहुत, और अभी भी मैं ऐसे ही हूँ। गुड, ऐसे ही रहना चाहिए। तो ओके, तो ऐसे शरारत शरारत में फिर ये इतना एक काफी सीरियस मुद्दा जो है हमारे देश के चाइल्ड लेबर और चाइल्ड एजुकेशन का, के लिए कुछ करने का ख्याल कैसे आया, और ये हर हाथ कलम का आइडिया कैसे आया? तो आ, मेरे को हमेशा ना बचपन से, एक तो थोड़ा बच्चों के साथ भी, जब मैं मतलब खुद भी जब छोटा था, तो या जैसे जैसे बड़ा हुआ, तो हमेशा बच्चों के साथ रहना पसंद आता था। 2-3 चीज़ों की वजह से। एक तो बच्चों को थोड़ी डांट बीच में कम पड़ती है कि अगर कुछ कर देते हैं तो, बट और दूसरा सबसे मज़ेदार चीज़ कि उनके साथ रहने में एक लाइवलीनेस है, एक न्यूनेस है, क्यूरियोसिटी रहती है। तो वो हमेशा से एक एफिनिटी रही है। तो मैंने स्कूल के एंडिंग ऑफ स्कूल लाइफ में भी थोड़ा बहुत बच्चों के साथ काम किया है। कॉलेज में भी जब शुरू हुआ तो हमने कॉलेज की सोसाइटीज़ में थोड़ा बहुत बच्चों के साथ काम किया है। तो वहाँ से मेरी क्यूरियोसिटी बहुत रहती थी हमेशा, और मुझे मज़ा आता था। मतलब मुझे बच्चे शैतानी जब करते थे ना, तो मैं हमेशा ही सोचता था कि यार अब कौन सी शैतानी करेगा। तो आई एम ऑलवेज दैट क्यूरियस पर्सन कि मुझे मज़ा आएगा। तो वो करने के साथ साथ ही कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए, तो हमेशा एक वो बॉन्ड था। बट एट द सेम टाइम जब मैं कॉलेज में था, तो एक इंसिडेंट हुआ कि मैं फ्रेंड्स के साथ चाय की दुकान पे बैठा था, और एक छोटा सा बच्चा चाय सर्व करने आया। तो मैंने उनसे बहुत नॉर्मली कैजुअली पूछा कि बच्चे आपका नाम क्या है? तो वो बोलता, भैया मेरा नाम छोटू है। मैंने कहा नहीं, आप अपना वो नाम बताइए जो आपके पेरेंट्स ने आपको दिया हो। तो वो बोलता कि भैया मैंने कभी अपने पेरेंट्स को देखा नहीं है, और मैं तो जब से यहाँ आया हूँ सब मुझे छोटू ही बुलाते हैं। और वो चला गया। तो जब वो उसने मुझे ये बोला ना, तो मुझे एकदम से बहुत ऐसे क्लिक हुआ कि जाने अनजाने में कितना नॉर्मल है हमारे लिए छोटू कहना, बट ये कितने बच्चों की एक आइडेंटिटी ही बन चुका है। सो वो
एक मोमेंट, एक ट्रिगरिंग मोमेंट था जहाँ पे मुझे ये था कि हर किसी का बचपन जो है वो उसको वो बचपन मिला नहीं है, वो जीने का वो मौका शायद मिला नहीं है, वो चाइल्डहुड है नहीं अभी। तो वहाँ से क्यूरियोसिटी फिर से जागी कि यार बहुत बच्चे हैं जो सड़कों पर हैं, इनका बचपन होता क्या है, कैसे जाता है ये बचपन। तो उस क्यूरियोसिटी से जाते हुए एक बस इस इनिशिएटिव का आइडिया आया कि बच्चों के साथ काम किया जाए और उनके साथ एक तरह से फिर से कुछ और नया तरीके सीखा जाए, उनसे मिला जाए। सो वहाँ से जर्नी की शुरुआत हुई और वहीं से ही मैं बहुत बहुत कभी ऐसे सोचा नहीं था कि हम कोई मैं इस जर्नी में इतना आगे तक जाऊँगा। उस समय पे बस एक सिंपल सा थॉट था जिससे हमने शुरू की थी। बट ऑर्गेनिकली क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आने लगा और धीरे-धीरे हमने फिर कुछ समय बच्चों के साथ काम किया, फिर हमने इसकी संस्था एक बनाई और हर हाथ कलम नाम रखा उसका। तो दैट्स हाउ स्टार्टेड। कौन से साल में ये शुरू हुआ रफली? हमने 2014 में शुरू किया था इस मुद्दे के ऊपर काम करना, समझना, जानना। पर जो संस्था हमने बनाई वो 2017 में बनाई जब मैंने अपना कॉर्पोरेट करियर छोड़ के वापस से इसी फील्ड को करने का सोचा था। Okay. So you did your engineering is what I know. या सो 2012 टू 16 मेरा इंजीनियरिंग का टाइम पीरियड रहा था और 2014 में मैंने बच्चों के साथ ही काम करना शुरू किया था। 16 में प्लेसमेंट हुई। मैं यहाँ से पटियाला में था उस समय पे कॉलेज के लिए। देन आई वेंट टू गुड़गांव फॉर जॉब। तो वहाँ से मैं हर वीकेंड ट्रैवल करके यहाँ पे आता था और कॉलेज की जूनियर्स के साथ मिलकर के हम लोग कंटिन्यू करते थे। तो वो प्रोसेस वहाँ रहा था। एंड देन 2017 में मुझे लगा कि यार मैंने एक्सेल बहुत सीख लिया है, इससे ज़्यादा अभी और कोई कुछ मुझे सिखा नहीं रहा है। तो फिर मुझे लगा कि शायद अब मुझे 2 रास्तों में से एक ही चूज़ करना पड़ेगा। तो आफ्टर गोइंग इनटू दैट डिप्रेशन और इनसोम्निया फेज़, तो फिर मैंने सोचा कि क्या नहीं करना है वो क्लियर हो चुका था कि कॉर्पोरेट में नहीं जाना है, तो चलो ठीक है पहले इसको कर लेते हैं। टिल दैट टाइम आई वाज़ रियली नॉट श्योर कि मैं इस फील्ड में आना चाहता हूँ और करना चाहता भी हूँ। बट जब आया उसके बाद अगेन ऑर्गेनिकली जर्नी बिल्ड होती गई तो बहुत मज़ा आने लगा, इसलिए फिर कंटिन्यू करता रह गया। तो आपने कैसे शुरू किया? कैन यू टेल अस कि शुरुआत में कैसा था? जैसा आपने सोचा था वैसा था कि कुछ आगे पीछे करते करते आज जो एक हर हाथ कलम का स्वरूप है वो आया? एक्चुअली बहुत बहुत चेंजेस, बहुत डिफरेंट। खुद ने भी बहुत कुछ सीखा इस पूरी जर्नी में, क्योंकि शुरुआत हमने जब करी थी तो हम लोग सबसे पहले ना जब ये बच्चे वाला इंसिडेंट मेरे साथ हुआ तो हम लोग मंदिर और जितने भी रिलीजियस प्लेसेस या ट्रैफिक लाइट्स हैं इन सभी के बाहर देखते थे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बेगिंग कर रहे हैं। तो हम लोग इनसे मिलते थे, इनसे भी ज़्यादा सबसे पहले आसपास के लोगों से मिलते थे, रिसर्च करते थे। तो कई जगह पता चला, कई लोग ये बोलते थे कि माफिया है, रैकेट है, ये सब है, वो सब है। बट ग्रेजुअली हम बहुत जब ऑब्जर्वेशंस करने लगे वी वर वेरी क्लियर कि एटलीस्ट पटियाला में ऐसा कुछ है। तो हम लोग हमने देखा तो हमें एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आई कि अगर हम देखें वहाँ पे जब देखते थे ना सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन होता था। गाड़ी रुकी, गाड़ी का शीशा नीचे गया, पैसे बाहर आए, बच्चे ने पैसे लिए, गाड़ी चली गई, दैट्स इट। देयर वाज नो चेंज व्हिच इज हैपनिंग। वो बच्चा कहीं जा नहीं रहा है, वो भी वहीं पर ही है। उल्टा और इंकरेजमेंट हो रही है कि और बच्चे आए। तो हमें उस समय ये समझ में आया कि सबसे पहले लोगों को ये अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पैसे देने से कुछ बदल नहीं रहा है। तो हम लोगों ने एक एंटी बेगिंग अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया और हम लोग डोर टू डोर लोगों के पास जाते थे। हम लोग नुक्कड़ नाटक करते थे, फ्लैश मॉब्स करते थे, अलग अलग जगह पे मोहल्ला सभाएं करते थे, लोगों को अवेयर करते थे। काफ़ी सपोर्ट भी मिला हम लोगों को। बट एट द सेम टाइम एक सवाल ये भी आया कि हम ना देने की तो बात कर रहे हैं पर बदलेगा कैसे उसके ऊपर हम बात भी नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ से हम थोड़ा सा एजुकेशन की तरफ आने लगे कि चलो हम बच्चों की एजुकेशन शुरू करते हैं। तो 2017 में हमने पटियाला में जो सबसे ज़्यादा बेगिंग जिस एरिया से हो रही थी उस एरिया से हमने काम करना शुरू किया। बट क्योंकि उसका कोई पुराना बैकग्राउंड ना तो सोशल वर्क का है ना ही मैनेजमेंट का है, तो हम लोगों की सोच बहुत कन्वेंशनल ही रही कि बेस्ट जो एजुकेशन की डेफिनेशन स्टार्टिंग में मैंने कही कि शायद स्कूलिंग ही एजुकेशन है या किताबी ही एजुकेशन।
तो हम लोगों ने सोचा कि बच्चों को तो स्कूल में जाना चाहिए, जो एक नॉर्मल थॉट होता है। तो हमने उस थॉट से बच्चों के साथ काम करना शुरू किया और 2017 में हमने कुछ बच्चों को आइडेंटिफाई किया, बस्ती से मिले, लोग जुड़ने लगे बच्चों के साथ काम करके। हमने 2018 में सभी उस समय पे 45 बच्चे थे, 45 बच्चों को हमने स्कूल्स में एडमिशन करवाया। बट हुआ ये कि 2019 पूरा स्टार्ट भी नहीं हुआ था, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही मैं कहूँ तो लगभग सभी बच्चे ड्रॉप आउट हो चुके। तो एक पर्सपेक्टिव ये था कि लोग ये बोल रहे थे कि हमने तो आपको पहले ही कहा था कि ये लोग पढ़ना चाहते ही नहीं है, इनको बाहर बहुत कमाई हो रही है, ये लोग नहीं पढ़े। ट्रू टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट हम लोग इस चीज़ को एक तरह से बोलते हैं ना कि दिल नहीं माना उस बात के लिए कि इस चीज़ को रजिस्टर करने के लिए कि सिर्फ ये रीज़न नहीं हो सकता। तब हमने सबसे पहले बहुत थोड़ा सा और डीपर थिंकिंग करी और बच्चों के साथ थिएटर और आर्ट के थ्रू और एक्सप्रेशन पे काम किया। तब हमें ये रियलाइज़ हुआ जब बच्चों ने बोला कि हमने एक बच्ची को बोला कि आप अपने टीचर की एक्टिंग करके बताओ ना। तो बच्ची बोली कि मैं आपको अपनी मैम की एक्टिंग करती हूँ, और वो बोली कि एकदम ऐसे बोली कि मुझसे दूर रहे, जैसे बाँस आ रही है, नो स्मेल आ रही है और इस तरीके से। सो देन वी रियलाइज़ कि हमारा सबसे बड़ा बेसिस ये है कि बच्चे बेगिंग ना करें या काम ना करें, कि उनको एक अच्छा माहौल मिले। पर क्या स्कूल्स में अच्छा माहौल मिलता है? तो दैट वाज़ द क्वेश्चन दैट देन केम अराउंड इन 2009। और हम लोग एकदम से डायरेक्शनलेस हो गए, क्योंकि हमारे लिए तो एजुकेशन का मतलब ही स्कूल था। और एकदम से हमें ये समझ में आया कि शायद स्कूल्स आर नॉट सेफ स्पेसेस। और जब इवन एज ए टीम हम लोगों ने अपना रिफ्लेक्शन किया, हमने खुद ने ये देखा कि न जाने कितने हमारे बचपन के ट्रॉमास जो हैं वो स्कूल और पेरेंट्स के थ्रू ही आते हैं। कितना कंपैरिजन हुआ है, इसकी तरह मत करो, देखो विनय बहुत अच्छा है उसकी तरह करो, वो अच्छा है उसकी तरह करो, आर्ट में तुम्हारे 20 में से 2 मार्क्स ये क्यों आए हैं, ये तुम्हारी साई, तुम तो वीक हो, तुम तो कमज़ोर हो, तुम्हें बात करने की अक्ल नहीं है, तुम्हें कपड़े नहीं पहनने आते हैं। सो स्कूल्स आर नॉट द प्लेसेस वेयर वी कैन एक्सप्रेस। गुस्सा मत करो, गुस्सा गलत है। सो हमारे इमोशंस को कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो हमने ये देखा कि हमारी स्कूल और कॉलेज लाइफ से हमने लिटरेसी के अलावा एक्चुअली में कुछ नहीं सीखा। हमें लाइफ में हमारा पर्पस, हमारी डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन, अगर आज हमें घर पे कोई बात करनी है, पेरेंट्स से, अपने पार्टनर से कोई बात करनी है, तो वी डोंट नो द वर्ड्स, वी डोंट नो आवर ओन वोकैबुलरी, वी डोंट नो आवर ओन नीड्स। हमें खुद के बारे में नहीं पता, हमें खुद के ट्रिगर्स नहीं पता। सो स्कूल्स ने हमें प्रिपेयर ही नहीं किया। और हम लोग स्कूल इसलिए गए क्योंकि पेरेंट्स ने बोला। अगर पेरेंट्स नहीं बोलते तो शायद हम भी स्कूल नहीं जाते। नाउ जिस बच्चों के साथ हम काम कर रहे हैं वहाँ पे पेरेंट्स का इकोसिस्टम ही नहीं है, तो दे आर जस्ट एक्सरसाइजिंग देयर चॉइस। उनका नहीं है मन, इसलिए वो नहीं जा रहे, दैट्स इट। तो देयर इज नो रीजन फॉर देम टू गो टू स्कूल। तो वहाँ से फिर हमारी जो जर्नी है वो पूरी चेंज हुई, और हमने इस एजुकेशन को वहाँ से समझने की कोशिश करी कि फिर एजुकेशन का मायना है क्या। एजुकेशन का मायना ही यही है कि सबसे पहले मैं अपने आप को समझूं, अपने आप को जानूं, अपने अस्तित्व को, अपनी पहचान को। मैं किन चीज़ों से रिलेट कर पाता हूँ। अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों से मुझे देखते हैं, पर क्या मैं अपने आप को देखता हूँ? हाँ, कोई मुझे किसी पर्टिकुलर रिलीजन से देखता है, कोई पर्टिकुलर कास्ट से देखता है, पर क्या मैं अपने आप को रेजोनेट कर भी रहा हूँ उस चीज़? सो दैट इज व्हाट द एजुकेशन इज, टू अंडरस्टैंड माई ओन सेल्फ इन द रियल्म ऑफ दिस वर्ल्ड। तो वहाँ से हमारी एजुकेशन की जो डेफिनेशन थी वो चेंज हुई, और हमें लगा कि यार हमें तरीका बदलना है। एजुकेशन इज ऑल अबाउट योर हैंड हार्ट एंड माइंड हैज टू बी इन सेम अलाइनमेंट। हमारा पूरा बचपन मॉरल स्टोरीज पढ़ के निकल गया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बट वेयर इज द ऑनेस्टी? ना घर में है, ना पेरेंट्स, ना स्कूल्स में है, ना सिस्टम में है कहाँ? तो हम जो पढ़ रहे हैं उसका कोई अलाइनमेंट नहीं है। एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उस चक्कर में हम उनसे सवाल ही नहीं कर रहे। A lot of child sexual abuse comes from elders, but हमें वो डोज दिया हुआ elders should be respected, हम उसके चक्कर में बात ही नहीं कर रहे। रिस्पेक्ट का मतलब तो समझाया ही नहीं, रिस्पेक्ट तो डर से बिठाया। तो those are the things that we need to question then as a system।
तो वहाँ से हमारी फिर एजुकेशन जर्नी चेंज हुई एंड today's हर हाथ कलम is very different from where we have started. ओके, दिस वाज आई थिंक बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव है जिस तरह से आप एजुकेशन को समझते हो। जो मेरा पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज एजुकेशन फॉर यू, शिक्षा का आपके लिए मायना क्या है, आई थिंक अभी मुझे थोड़ा क्लियर हुआ कि वो कहाँ से आ रहा है, जो आपकी जो बिलीफ सिस्टम है अबाउट एजुकेशन। मुझे बहुत सारे ख्याल आए हर्ष व्हेन यू आर डिस्कसिंग और एक्सप्लेनिंग ऑल दिस। एक तो ये कि क्या सही सच में टीचर्स ऐसा करते हैं, और दूसरी बात ये कि आपने बोला कि वो बच्ची स्कूल नहीं जाती थी बिकॉज वो पेरेंट्स का पुश नहीं था, जो आपके या फिर मेरे पेरेंट्स ने किया होगा कि एजुकेशन इज अ मस्ट। और है ना, अपने जो SDG गोल्स है, ग्लोबल गोल्स जिसको हम बोलते हैं 17, उसमें से एक गोल ये है कि एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन। और हमारे संविधान, भारत के संविधान में भी बोला गया है कि बाल शिक्षा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो उसके चलते हमारे सोसाइटी में ये बुकिश नॉलेज जो है वो एक बहुत ही डीप तरीके से अंदर जा चुका है, और हम उसी को शिक्षा बोलते हैं कि इसके पास ये डिग्री है, ये मार्क्स है करके। पर आपका पर्सपेक्टिव काफ़ी अलग है। मुझे ये समझना है थोड़ा, आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो ऑल्सो टू एक्सप्लेन इट, कि हम कभी कभी, हमारे पॉडकास्ट का ये भी मकसद है कि हम आईना दिखाएं हमारी सोसाइटी को। आपने बोला कि शिक्षक ऐसा बिहेव करते थे बच्चों के साथ, सो दे वर नॉट एक्सेप्टेड, फीलिंग एक्सेप्टेड। पर क्या यही थॉट था जो उनके सहाध्यायी थे, जो फेलो स्टूडेंट्स थे, वो भी क्या ऐसा ही करते थे, या फिर उनके पेरेंट्स? इसमें कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ बच्चों के साथ हो रही हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एज ऑफ नाउ नॉर्मल तरह से बोलते हैं कि हमारी सोसाइटी का पार्ट है, कल्चरल पार्ट है ना। तो जो एक कंडीशनिंग से आता है, तो आई वुड से कि दोनों ही चीज़ें हैं। कुछ डेफिनेटली एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स के लिए वो जो उनका जो भी पहनावा है या जो भी लैंग्वेज है उसको लेकर के जो जजमेंट्स निकलती हैं किसी की भी, है ना, कि ये कि द मोमेंट कोई बच्चा गाली दे रहा है हमारा दिमाग एकदम सोचता है कितना बेकार है, कि माँ बाप ने इनको कुछ सिखाया नहीं। बट द पॉइंट इज कि हम अभी उस बच्चों की बात कर रहे हैं जिनका अभी मोड ऑफ सर्वाइवल वही है, सिर्फ सर्वाइवल पे ही है वो अभी। वी डोंट हैव बेसिक फैसिलिटीज, वहाँ पे कोई पानी नहीं है, वहाँ पे कोई सैनिटेशन नहीं है, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। उस जगह पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 7:30 बजे डॉट बच्चा यूनिफॉर्म, प्रेस्ड यूनिफॉर्म में पहुँचे। इज दैट इवन फिजिबल? आस्क, क्या वो इतना फिजिबल भी है? और अगर वो नहीं पहुँच रहा है तो हम उस बच्चे को उसके स्ट्रगल को एक्सेप्ट करने की जगह हम अगर ये बोलते हैं कि तुम तो गंदे हो, तुम्हारे कपड़ों से बांस आती है, तुम नहाते नहीं हो, तुम गाली बकते हो, anyone in the world will feel rejected. And these are to still some harsh words. अगर मैं आपको अभी इस समय पे अगर ये बोलूँ कि आपने जो कपड़े पहने हैं वो यहाँ के लिए अच्छे नहीं है, ये वो नहीं है, आप कितनी देर मुझसे बात कर पाएंगे? हम बात ही नहीं कर पाएंगे। सही बात है। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक टीचर के लिए ये समझना है कि सबसे पहला ज़रूरी है वो बच्चा, उसके बाद आती है बाकी सब चीज़ें। और जब तक बच्चा इम्पोर्टेंट नहीं है, जब तक बच्चे से रिश्ता नहीं बनेगा मेरा, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम, शिक्षकों का काम कभी भी बच्चों में खामियां निकालना नहीं है। शिक्षकों का काम बच्चों को ये दिखाना है कि दुनिया में और कितनी चीज़ें हैं, और इसमें से तुम तय करो कि तुम्हारे लिए क्या चीज़। बहुत खूबसूरत बोला हर्ष। आई थिंक अगर हमारे शिक्षक सभी जो ऐसे होते तो शायद आप जो स्कूल के चाइल्डहुड ट्रॉमा की बात करते हो वो शायद नहीं होता। बट
सो अभी तक आपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, आपने ये जाना कि जिस तरह से आप बच्चों को स्कूल सिस्टम में रख के ऐसा विश्वास था कि ये बच्चे आगे पढ़ पाएंगे, ये नहीं हुआ। फिर क्या चेंज किया आपने आपके सिस्टम में? सबसे पहले तो खुद को चेंज किया। जी। हमारी लैंग्वेज, हमारे तरीके क्या हैं जो बच्चों को हमसे डिस्कनेक्ट करते हैं। और उसमें ना सबसे ज़रूरी यही निकल के आया, जब हम मिलते ही किसी बच्चे को एकदम से ये बोल देते हैं कि से तुम बेगिंग करते हो बेटा, ये बहुत गलत चीज़ है, तुम्हें तो पढ़ना चाहिए। मैंने बिना जाने बिना समझे उसके काम को 2 मिनट के अंदर धुतकार दिया। दैट वाज द बिगेस्ट डिस्कनेक्शन दैट वी वर डूइंग। ठीक है, हमें लग रहा था कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ बदलने आए हैं, हम कुछ कर रहे हैं, नहीं। बट एक्चुअली में सब ज़रूरी ये था, हमें खुद को बदलना था, हमें अपने नज़रिए को बदलना था। तो हमने सबसे इम्पोर्टेंट जब ये समझा कि पढ़ाई बहुत बात का विषय है, सबसे ज़रूरी है एक सेफ स्पेस बनाना। एंड सेफ स्पेस का मतलब सिर्फ फिजिकली सेफ स्पेस नहीं है कि हमारा घर है कि बस कोई मार नहीं रहा है, बट इमोशनली सेफ स्पेस जहाँ पे हमें ताने नहीं दिए जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे इमोशंस को एज इट इज़ एक्सेप्ट किया जा रहा है, वो स्पेस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हमने उसके बाद जब बच्चों से काम किया, हम कभी किसी बच्चे के साथ कभी भी ये नहीं बोलते, आज तक भी ये नहीं बोलते कि वो कोई अगर दुकान पे काम कर रहा है या वो कोई लोहा उठा रहा है या कचरा भी उठा रहा है कि ये गलत है और पढ़ना अच्छा है। हम कोई नहीं है ये बताने वाले कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इस चीज़ को सबसे पहले हमने समझा, और ये समझने के साथ हमने अपने बच्चों के साथ जब इंटरेक्शन थी वो उसको बिल्कुल चेंज कर दी। हम लोग उल्टा उन्हीं के साथ बैठ जाते थे, फुटपाथ पे बैठते थे और उनसे सिर्फ उनका दिन पूछते थे, कैसा गया दिन, आज का दिन कैसा रहा, आज के दिन का आपके लिए सबसे वाव मोमेंट क्या था, आज के दिन का आपके लिए सबसे मुश्किल लम्हा क्या था। और बैठते थे, कभी चाय बिस्किट खाते थे, कभी बैठ करके बलून फुलाते थे, और कभी हम ड्राइंग्स करते थे। तो वहाँ से एक रिश्ता बना जहाँ पे बच्चे वेट करते थे कि कब हम मिलेंगे भैया औरों से। तो वो आधा घंटा, वो 1 घंटा, वो 1.5 घंटा जब बना, तब जा कर के हम लोगों ने उनके साथ उस रिश्ते को आगे बढ़ाने के ऊपर बात करा। तब हमसे ये सवाल करते थे कि अच्छा क्या क्या मन करता है तुम्हें तुम्हें ऐसा क्या लगता है कि एक चीज़ अगर तुम्हें आ जाए तो एकदम तुम आज एकदम हवा में एकदम उड़ोगे, एकदम क्लाउड 9 पे होगे। तो कुछ बच्चे बोलते थे कि हमें चेयर बनाना आ जाए, कुछ बोलते रहे इंग्लिश सीखना आ जाए, अंग्रेजी में बात करना आ जाए, कोई बोलते रहे फिट से फटाफट से ऐसे कंप्यूटर चलाना आ जाए, कोई बोलते हैं कि रॉकेट चलाना आ जाए। तो हम लोग एक ड्रीम बोर्ड बना करके ठीक है सब करते हैं, चलो शुरुआत कहाँ से करें, अभी इस समय हम क्या चीज़ है जो हमारे पास है, हमारे हाथ में है, जहाँ से हम शुरू कर सकते। तो व्हाट हैपेंड वाज कि हमने एजुकेशन को रेलेवेंट बनाया, उसको कॉन्टेक्चुअलाइज किया। एजुकेशन वो नहीं है जो हम चाहते हैं, एजुकेशन वो है जो वो बच्चा चाहता है, विच इज नोन एज द स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। तो बच्चा क्या चाह रहा है, उसको क्या सीखने का मन है। ठीक है, कई बच्चों के बहुत छोटे से सवाल होते थे कि भैया लाल बत्ती आती है सब रुक जाते हैं, ऐसा क्यों है, ये क्या है ना। तो वहां से आया मैं बलून फुलाता हूँ, वो कितना बड़ा फूलता है, एक जगह आके फट जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो हमें ये बिलीव था बच्चे नेचुरली क्यूरियस होते हैं, और वो क्यूरियोसिटी काफ़ी है उस एजुकेशन का सीड डालने के लिए। हमें हर चीज़ को ABCD ई से शुरू नहीं करना है कि हमने। और सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन को हमने बच्चों को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी है, बच्चों को रिस्पेक्ट ही नहीं दी है। हम A फॉर एप्पल ही पढ़ाते आ रहे हैं, और एप्पल रेडी होता है, उस चक्कर में एप्पल ग्रीन होता है ये मानता ही नहीं है बच्चा और उसके समझ में वो रेड एप्पल ही आज भी वही चल रहा है। बट द पॉइंट इज कि अगर किसी बच्चे ने एप्पल खाया ही नहीं है, वो A फॉर एप्पल से क्यों रिलेट करे। दैट इज व्हाट नीड्स टू बी चेंज्ड। सो एजुकेशन इज ऑल अबाउट कि उनको क्या चाहिए, द नीड फॉर द कम्युनिटी। आज अगर मेरे को प्यास लग रही है और मुझे पानी चाहिए, लेकिन आप मुझे बार बार टिक्की छोले खिलाओगे, मैं टाइम पे नहीं खाऊंगा टिक्की छोले। नाउ इट्स नॉट अबाउट कि टिक्की छोले कितने अच्छे हैं, आप कितनी बढ़िया टिक्की वाले से लेकर आए हो, उसमें बड़ी अच्छी क्वालिटी के छोले हैं, बट मुझे प्यास पानी की है, मुझे पानी चाहिए। दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, बच्चों को चाहिए क्या।
जिन बच्चों से हम मिल रहे हैं, जिन बच्चों के साथ हम काम। अगर किसी बच्चे को इंटरेस्ट हुआ, आपने जैसे बोला कि उसको रॉकेट चलाना सीखना है, दैट मीन्स वो एरोनॉटिक्स में शायद इंटरेस्ट रख रहा हो, इट्स एन अजम्पशन। तो फिर वो बच्चे को बेसिक से लेके वो पढ़ पाए, अगर उसकी इच्छा है, तो वो रास्ता आप कैसे फिर उसके लिए बनाते हो, या बनता भी है? इज इट इवन पॉसिबल? तो सबसे पहली चीज़ तो क्या होती है कि हम जब बच्चों से कनेक्ट करते हैं ना, तो हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी हैं जो हमें लगता है कि किसी भी इंसान को किसी भी इंसान से जोड़ती हैं, जो कि अभी भी जो हम लोग कर रहे हैं, कहानियाँ। हम अभी पॉडकास्ट के माध्यम से कर रहे हैं। हम लोग बस्तियों में जब जाते हैं तो हमारी किताबों का पिटारा लेके जाते हैं, जहाँ पे हम ढेर सारी कहानियाँ पढ़ते हैं, और वो कहानियों की जब किताबें, जो दूसरी किताबें हैं, वो बच्चों को देते हैं। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ किसी को पढ़ना आता है नहीं आता है, डजंट मैटर, बट हम अपनी कहानियाँ खुद बनाते हैं। फिर बुक्स होती हैं, हर किसी की एक नई कहानियाँ बनती हैं। तो पॉइंट ये होता है कि वहाँ से हम कंपैरिजन को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि कुछ सही और गलत कहानी है ही नहीं, सब ओपन एंडेड है। मेरे सामने एक पिक्चर है, आपकी कहानी उसके लिए कुछ और होगी, मेरी कहानी कुछ और होगी, तो कंपटीशन खत्म हो गया। तो तरीका अब हुआ क्या इससे कि सबसे पहले हम जुड़ गए बच्चों से। कहानियों की बात हुई, जब हमने कहानियाँ करी तो धीरे धीरे हमने लैंग्वेज के साथ उन कहानियों को इंट्रोड्यूस किया। लैंग्वेज के साथ कहानियाँ इंट्रोड्यूस करी, उसमें पोएम्स भी आती हैं, हर चीज़ आती हैं। हम लोगों ने प्लेफुल पोएम्स भी बनाई हैं, और वहाँ से हम बुक्स में एक तरह से फन एलिमेंट ला करके वहाँ से लिटरेसी के मॉड्यूल शुरू कर। ठीक है, नाउ इट्स नॉट अबाउट आ ई, कहानियाँ हैं, इसको क्या है, आप पढ़ो, जो आपको कहानी पसंद आ रही है उसको पढ़ने की कोशिश करो, वहाँ से हम नए शब्द पढ़ेंगे। आपका नाम सूरज है, स की आवाज़, से और क्या क्या नाम है, आपके आसपास ऐसा क्या है जो स की आवाज़ से आता है। तो वहाँ से उस तरीके से हमने लिटरेसी कराई है, और वहाँ से हम लिटरेसी से शुरू करते हैं सबसे पहले। और जैसे जैसे हम जब ये सब करते हैं, तो हमारा जो रोल है वो किसी के लिए भी ये डिसाइड करना नहीं है कि वो एरोनॉटिकल इंजीनियर बनेगा या कुछ और बनेगा। हमारा काम है कि अलग अलग नज़रिए दिखाना। तो हम लोग जब बच्चों के साथ लेवल बनता है, और लिटरेसी के बाद हम लोग उनके साथ डिजिटल लर्निंग का मॉड्यूल भी करते हैं, जहाँ पे हम यूपीआई पेमेंट्स के ऊपर बात करते हैं कि हम उनको सिखाते हैं कि अच्छा, आप कहीं आप जा रहे हो, अगर आपको कोई जगह नहीं पता हो तो हम गूगल मैप्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से डिजिटल लिटरेसी आती है, यूपीआई पेमेंट से डिजिटल लिटरेसी आती है। सिमिलरली हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी, जनरली हर स्लम में एक कमिटी सिस्टम होता है। हम लोग ये बात करते हैं कि कैसे कमिटी सिस्टम में हमारा पैसा जोड़ने की बजाय कम होता है। और लेकिन अगर हम इसमें फाइनेंशियल उसमें जाए कि हम अपनी एफडीज में, सेविंग्स में बात करें, इन्वेस्टमेंट्स में बात करें, एसआईपीज की बात करें, तो दैट बिकम्स दैट। सिमिलरली डॉक्यूमेंटेशन, इसके लिए होगा क्या, इसके लिए हमें आधार कार्ड चाहिए, हमें आयुष्मान कार्ड चाहिए, हमें हेल्थ इंश्योरेंस बन जाएगी। सो धीरे धीरे वो मॉड्यूल्स होते हैं, उनसे उन्हीं की नीड, उन्हीं के तरीके से काम होता है, वो चीज़ें बनती हैं। एंड देन फाइनली हम लोग वर्कशॉप्स करते हैं, बच्चों को अलग अलग जगह लेके जाते हैं। तो अगर आज हमने सब्जियों के बारे में पढ़ा, तो सब्जियों को मैं यहाँ पे क्यों पढ़ूँ किताबों में, मैं सब्जी मंडी जाऊँगा ना देखने। हम सब्जी मंडी जाएंगे, वहाँ से सब्जी मंडी से हर दुकान की उस पर सब्जी मंडी देखेंगे कि अच्छा, टमाटर सिर्फ लाल नहीं होता, कभी कभार हरा भी आता है, सेब सिर्फ लाल नहीं होता, हरा भी होता है। सो उन चीज़ों को समझते हुए, वो सब हैं जो मैं वर्ल्ड व्यू बना रहा हूँ। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग एक्सपोजर वर्कशॉप भी करते हैं, फोटोग्राफी की वर्कशॉप। बुक्स की जो फोटो है, किसी ने तो ली होगी, फोटो है क्या, फोटो भी तो एक कहानी है। तो जब वो फोटोज की कहानी, हमने एक के ऊपर 3 कहानियां बनाई, चलो आज हम और कहानियां ढूंढ के लेकर आते हैं। तो फोटोग्राफी वर्कशॉप, फिल्म मेकिंग वर्कशॉप, ज्वेलरी मेकिंग वर्कशॉप, छोटे छोटे मॉड्यूल्स करते हैं, जहाँ पे ये देखते हैं कि कौन सा बच्चा किस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट ले पा रहा है। और बेसिक लिटरेसी के मॉड्यूल्स करने के बाद, इन वर्कशॉप्स की एक्सपोजर्स के बाद, फिर हम उनसे सवाल करते हैं, अब आगे तुम लोग क्या एक्सप्लोर करना चाहते हो। And once then the child will be able to decide, and if that is also fine, अगर बच्चा उस समय भी confused है, अगर वो ये बोलता है अभी भी समझ नहीं आ रहा, it's okay, कुछ और कर लेता है, इसी में से कुछ और करना है या कुछ और नए तरीके ढूंढने। तो that is the whole की possibility हो। and once की, जैसे अभी हमारे कुछ बच्चों ने फोटोग्राफी चूज करी, उन्होंने फोटोग्राफी में जब ये किया तो खुद ब खुद उन्होंने फोटोशॉप सीखना शुरू किया। वो लोग आकर के एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स के ऊपर हम बात करते थे, और उनके चक्कर में मुझे छोटा सा फिल्म मेकिंग का कोर्स करना पड़ा, ताकि मैं एटलीस्ट डिस्कशन कर पाऊँ उनके साथ। तो क्योंकि थोड़ा इंटरेस्ट मुझे भी था, तो मुझे मज़ा भी आता था, तो मैंने फोटोग्राफी फिल्म मेकिंग करी उनके साथ, और
उनके साथ हम लोगों ने फिर कंप्यूटर्स लेकर आए, फोटोशॉप करी, फिल्मोरा से लेकर के वीएन एडिटिंग सॉफ्टवेयर तक हमने यूज़ किए। हम अपनी बस्ती की छोटी-छोटी फ़ोटोज़, वीडियो क्लिप्स बनाते थे। और जब उनका फिट हो गया कि हाँ भैया यही करना है, नाउ हम 3 बच्चे दिल्ली में हैं, वो लोग अपना हायर एजुकेशन फ़िल्म मेकिंग का कोर्स कर रहे हैं, प्लस ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं दिल्ली में। हाउ तो नाइस। इस तरीके से हमारे बच्चे जो हैं वो आगे भी गए हैं। सिमिलरली एक लड़की जिसने फर्स्ट टाइम बस्ती से कोई लड़की बाहर गई थी और वो सीधा बैंगलोर गई अपना कोर्स पूरा करने, और ये भी हुआ है, उसने अपना कोर्स किया, देन शी सेड कि भैया मुझे लगा था पर कंप्यूटर कोडिंग इज नॉट माय, मैं नहीं करना चाहूंगी। नाउ लिसनिंग टू दिस, जो कि पहली बार वो लड़की बाहर गई है, कि पेरेंट्स काफी ऐसे हो गए थे कि हर समय और नहीं मिलेगा, हो गया तुम्हारा, बट वी स्टिल बिलीव इन दैट गर्ल। ठीक है, इट्स ओके, एक चीज नहीं अच्छी लग रही है डजंट मीन कि यहीं पर ही एजुकेशन खत्म हो गई है। हमने और एक्सप्लोर किया, शी वेंट ऑन टू डिड रूरल मैनेजमेंट। उसके बाद उसने ओपन से अपनी 10th 12th भी कर ली। शी इज इन पुणे राइट नाउ, वो जॉब कर रही है। उसने इनफैक्ट अब होम लोन के लिए अप्लाई कर रही है कि मैं अपनी घर वालों को बस्ती से निकाल के घर में रखना चाह रही हूँ, और बैचलर ऑफ सोशल वर्क भी कर रही हूँ। तो दैट इज हाउ दे हैव बीन, लाइक दे हैव द स्टोरीज हैव बीन मेड। और ये सभी बच्चे वो हैं जो किसी समय पे या तो बेगिंग कर रहे थे या लोहा उठा रहे थे। सारे बच्चे दी की कहानी बता रहा हूँ। हर्ष, मेरे पास शब्द नहीं है। आई एक्चुअली हैड गूज बम्प्स। दिस इज व्हाट आई थिंक हमारी सोसाइटी को चाहिए, कि हम बच्चों का जज्बा समझे, रादर देन उसको बोले कि भाई 10 किया, 10 में साइंस लिया, 11 12 किया, इंजीनियर बन लो, जॉब कर लो, या फिर मैनेजमेंट डिग्री ले लो। बट हैट्स ऑफ टू यू एंड योर टीम। आई एम वेरी इंस्पायर्ड आपकी कहानी सुन के। आई एम श्योर बहुत लोगों को भी ये काफ़ी इंस्पायरिंग लगा होगा। हर्ष, ये आपने सक्सेस स्टोरीज जो बताई काफ़ी इंस्पायरिंग है। आई थिंक आपके जैसे और लोग आगे आएंगे तो आई एम श्योर सभी बच्चे, इरिस्पेक्टिव ऑफ उनका सोशल स्टेटस क्या है, दे विल बी एबल टू परस्यू व्हाट दे ड्रीम ऑफ। मेरा ये क्वेश्चन है कि आप ये सब पटियाला में कर रहे हो, सो इज देयर अ पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे आप ये कर रहे हो, कि इट्स हैंड्स ऑन अगेन, आप बस्ती वाइज करते हो? तो इसमें रश्मिता बेसिकली दो डिफरेंट मॉडल्स हैं। एक है प्रोग्राम जिसको हम मेरी किताब प्रोग्राम बोलते हैं, वो हम हर बस्ती में जाके कर रहे हैं। सो अभी के लिए हम जैसे 4 बस्ती में करते हैं, तो वो आइडिया है कि वहीं पर ही एक छोटा सा सेंटर बना करके वहीं के लोगों को इन्वॉल्व करके, कम्युनिटी लीडर्स को इन्वॉल्व करके हम बच्चों के साथ एक स्टार्टिंग लेवल ऑफ प्रोग्राम करते हैं, जहाँ पे मेजर आइडिया है कि लिटरेसी पे काम करें, ट्रस्ट पे, रेपो बिल्डिंग पे काम करें, और यहाँ से निकालें थोड़ा सा बच्चे। तो वो हमारा एक बहुत बेसिक मॉड्यूल है। देन हम लोगों का एक कॉमन सेंटर है जिसको हम बुनियाद प्रोग्राम बोलते हैं, विच इज़ जस्ट लाइक अ स्कूल इन द सेंस की एक ऑल्टरनेटिव स्पेस, जहाँ पे हम 6 घंटे के लिए उस स्पेस को रन करते हैं। और वहाँ पे हम लोग बच्चे जो हैं, एक तरह से इन चारों स्लम से बच्चे वहाँ पे आते हैं, और वहाँ पे हम डीपर वर्क करते हैं, जिसमें हम नॉट जस्ट लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी के साथ साथ हम लोग सोशल इमोशनल लर्निंग पे, थिएटर और आर्ट को एज ए डायलॉग की तरह यूज़ करना, और जितने भी टॉपिक्स हैं जिनको लेकर के हमारी सोसाइटी में बात नहीं होती है, स्पेशली उन बच्चों के लिए, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर के खुद की बॉडी को जानना, मेंस्ट्रुएशन, बॉडी, सेक्स एजुकेशन, हर चीज़ के ऊपर हम लोग फिर डायलॉग करते हैं, जो कि हम वो एक सेंट्रल स्पेस है जहाँ पे हम ये सब चीज़ें करते हैं। तो क्या बच्चे खुल जाते हैं, या फिर मेरी किताब से वो थोड़ा खुलते हैं, फिर ये दूसरे प्रोग्राम में, बुनियाद प्रोग्राम के अंडर आते हैं? ऐसे होता है? दिस इज व्हाट मैं यस, सो मेरी किताब इज जिस ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, वो एक बहुत मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, और वो ना तो इस जगह से बिलोंग करता है, सो दे डोंट ट्रस्ट द एक्सटर्नल पीपल, और उनको भरोसा ही नहीं होता कि लोग अच्छे भी हैं, सही भी हैं। सो मेरी किताब प्रोग्राम हम लोग इसलिए बस्तियों में करते हैं ताकि मेजर आइडियाज़ की लोग हम पे ट्रस्ट कर सकें, हमारे साथ घुल मिल सकें, हमारे साथ रेपो बिल्ड कर सकें, और उनको एक ये समझ में आ जाए कि शायद हम कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, और कुछ हो सकता है।
Whereas बुनियाद बिकम दैट स्पेस जहाँ पे हम फोकस कर पाते हैं हर एक बच्चे की इंडिविजुअल जर्नीज, जहाँ पे हम उसको स्पेस दे पाते हैं कि एक्सप्रेस योरसेल्फ, क्वेश्चन थिंग्स अराउंड यू, क्रिटिकल थिंकिंग से लेके क्रिएटिविटी से लेकर के अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना, वो सारी प्लेटफॉर्म जो है हम लोग वहाँ बुनियाद प्रोग्राम में बच्चों को दे पाते हैं। और फिर आगे जाके वही बच्चे चूज करते हैं कि उनको आगे क्या पढ़ना है, राइट? एंड देन यू फैसिलिटेट देम। ओके, सो हर्ष कोठारी, आगे क्या प्लान है आपके? वेल अभी तो सबसे पहले तो यही है कि हम पटियाला में ऑलरेडी 17 स्लम्स आइडेंटिफाई कर चुके हैं। तो एक तो यही कि हम यहाँ पे सभी बच्चों के साथ काम करना चाहते हैं। वी रियली वांटेड टू मेक एटलीस्ट वन स्पेस जहाँ पे एक तरह से वन स्टॉप सेंटर हो, और एटलीस्ट हम पटियाला को एक चाइल्ड फ्रेंडली सिटी के इसको देखें हम लोग। और इसके लिए हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ सभी लोगों को मोबिलाइज करें कि किस तरीके से हम सब मिलकर बना सकते हैं। एंड देन द आइडिया इज कि हम लोग इस आइडिया की स्केलिंग पे काम करेंगे। इस सेक्टर में कंपटीशन की कोई गुंजाइश नहीं है, तो यहाँ पे हर हाथ कलम क्या कर रहा है इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बच्चे को एक चाइल्ड फ्रेंडली स्पेस मिलनी चाहिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो हम लोग का आइडिया इसके बाद यही है कि ऐसे लोग, ऐसे और शायद हर्ष होंगे जो बच्चों के साथ काम करना चाहते हैं, आउट ऑफ स्कूल बच्चों के साथ काम करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं शायद एक सोचने का नज़रिया लगभग सेम है। तो हम चाहते हैं कि हम लोग उनके साथ पार्टनर करें, उनके साथ कोलैबोरेट करें, और जो हमने सीखा है वो हम उनको सिखा सकें और उनसे भी कुछ सीख सकें, ताकि और जितने ज़्यादा और हर्ष के साथ काम करने को मौका मिले थ्रू फेलोशिप, थ्रू पार्टनरशिप, सो दैट we can provide the safe space to as many children as possible. Okay, thank you so much, Harsh. And now we will move on to our next segment, which is called Rapid Vichars. आपकी स्टोरी तो हमने जानी, पर अभी थोड़ा लाइट मोड पे हम जाएंगे and we'll ask you a couple of questions which are like rapid fire but more जो vibes दे जाए. So are you ready? Yeah, sure. Bring it on. Tell us a day in Harsh's life. So as of now दिन जो है अब कंपैरेटिवली ऑपरेशनली थोड़ा सा कम है, बट मोस्टली ये होता है कि मैं सुबह अपना पहले टू डू लिस्ट वगैरह बनाता हूँ. आई डू योगा एंड एज वेल एज वॉक, देन टू डू लिस्ट बनाता हूँ. माय फेवरेट थिंग टू डू डेली का टू डू लिस्ट बनाना है, फिगरिंग आउट व्हाट द डे लुक्स लाइक. और उसमें थोड़ा सा हमेशा HSK के मेजर काम्स पहले ऑपरेशन ध्यान में रहते हैं, ऐसा क्या है जो मुझे ऑपरेशन को सपोर्ट करना है. बुनियाद प्रोग्राम के लिए मेरी किताब प्रोग्राम कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहे हैं, तो वो वाला पार्ट पूरा रहता है. उसके बाद आई टेंड टू गो टू, जैसे आज का दिन था तो सैटरडेज आर डेज जहाँ पे मैं बुनियाद सेंटर पे जाता हूँ. आई हैव अ डायलॉग सेशन विद द किड्स, जहाँ पे हम लोग कुछ सवाल जवाब से एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, हम अपने दिल की बात शेयर करते हैं. देन मेरी किताब टीम के साथ या बुनियाद के साथ मेरा ट्रेनिंग सेशन होते हैं, तरीके से काम को बेटर कर सकते हैं, कम्युनिटी को नेटवर्क को स्ट्रेंथन करना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्लासरूम मैनेजमेंट, तो वो सब का पार्ट रहता है. देन सेपरेट टीम्स अगर फंड रेजिंग हैं या वॉलंटियर मैनेजर्स सपोर्ट करना. दिन कुछ फॉलोअप्स हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं जो हमें बनानी हैं, कुछ काम. समटाइम्स देन कम्युनिटी विजिट्स हो जाती हैं कई बार, कुछ टॉपिक्स को लेकर के, या कहीं पे कुछ चैलेंजेस आते हैं कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं पर्टिकुलर, अगर कम्युनिटी नहीं समझ पा रही है या कम्युनिटी में स्पेस को लेकर के इशू आ रहा है, तो वो सारे इश्यूज को सॉर्ट करना. तो मोस्ट ऑफ द डे बाय लाइक डेट 7:30-8. बट हाँ, कई बार एक मेरा एक इवनिंग सेशन है which I really love, जो बस्ती के यंग एडल्ट्स के साथ है, जो उन बच्चों ने इनिशिएटिव लिया था कि हमें भी कुछ पढ़ना है पर हम दिन भर काम करें. तो उनके साथ मैं शाम को 7:30 से 9, 9:30 तक एक सेशन टाइम लेता हूँ. तो वहाँ पे हम लोग थिएटर गेम्स, लिटरेसी और बहुत सारी बातें,
ये सब करते हैं। तो दैट्स हाउ माय डे एंड्स प्रीटी लेट, जनरली 9:30 10। ओके, इट फील्स लाइक अ लॉट ऑफ वर्क। तो फिर एक रिलैक्सेशन का आपके लिए क्या मायना है? व्हाट यू डू फॉर रिलैक्सेशन? तो जनरली मेरे लिए ट्रेकिंग या सोलो ट्रिप्स होते हैं। सो मेरे को डेली बेसिस पे बहुत ऐसे ब्रेक्स लेने की आदत नहीं है। आई कैन लाइक डू 14-15 आवर वॉक, बट ये होता है कि 2-2.5 महीने के बाद फिर आई टेक 2-3 डे ब्रेक, जहाँ पे आई प्रेफर टू गो फॉर अ ट्रैक और फॉर अ सोलो। वो होता है। बाकी डेली बेसिस पे अगर कुछ होता है तो मेरे लिए बुक रीडिंग है, इज माय फेवरेट पास टाइम, या कुकिंग। आई रियली लव, या। द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, आप बहुत सारी कहानियाँ जीते हो, आप खुद एक कहानी बना रहे हो एंड यू ऑल्सो लिसन टू अ लॉट ऑफ स्टोरीज ऑफ दोज किड्स, उनके माँ बाप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक ऐसा किस्सा कि जो आपके साथ हमेशा रहेगा। तो आई थिंक अभी जो रिसेंटली जो मेरे साथ बच्चे अभी बाहर गए, उनकी पूरी जर्नी वाली जो स्टोरी है, और क्योंकि उनके साथ जब मैंने काम करना शुरू किया था तो हम बिल्कुल सड़कों पर बैठ कर के काम करते थे। उसमें से आई स्टिल रिमेंबर, एक लड़की ने मुझे हमेशा मैं पे बोला था 2020 की किसकी बात है ये, कि भैया क्या ही फ़ायदा पढ़ के या कुछ करके, क्योंकि हमें तो शादी होने के बाद तो हमें लोहा चुभने है अभी। टू दैट डे, टू द डे जहाँ पे अभी हमने उनकी फेयरवेल पार्टी करी थी नेवर पहले, और कॉफ़ी डेट इवेंट किया था हम लोगों ने अपने सपोर्टर्स के साथ। तो मैंने टीम वापस से सवाल किया, सो कि व्हाट डू यू थिंक नाउ? आई कांट इवन एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि अब वो चीज़ें ही बदल चुकी हैं। तो आई थिंक दीज आर द स्टोरीज कि दिल के बहुत करीब है, जो शायद हमेशा रही। व्हाट इज योर ड्राइविंग फोर्स, या कोई एक मेंटर आपकी जिंदगी में है? बच्चे खुद, the curiosity with which they ask the question. I always say that my moving ahead with journey is always this key. I am learning. That is what my moving thing. So I am learning. I am enjoying the space. ओके, लिटरेसी और एजुकेशन में क्या अंतर है? Literacy सिर्फ एक tool है. Literacy is not very, 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 very small part of it. Very small part of it. लिटरेसी सिर्फ एक टूल है, सिर्फ एक वो माध्यम है जो हमें एक्सेस देता है नॉलेज का। That's it. इससे ज़्यादा नहीं है। किसी भी लैंग्वेज की बात करें, किसी भी चीज़, सिर्फ एक एक्सेस है हमारे लिए कि शायद हम उस नॉलेज को ले सकते हैं। बट नॉलेज के साथ जब हम विजडम को देखते हैं, और नॉलेज विजडम सेल्फ के साथ अटैच करके, सेल्फ अवेयरनेस के साथ देखते हैं, तब जाके शायद हम एजुकेशन को समझते हैं। और कोई भी बच्चे में बहुत सारी चीज़ों का इवॉल्व होना पॉसिबल है, पर आपके हिसाब से वो ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसके बारे में बच्चों को हमें वाकिफ कराना चाहिए या फिर उनको एक्सपोज करना चाहिए? व्हाट आर दीज 3 एस्पेक्ट्स? जो हमें कराना चाहिए। यस, अकॉर्डिंग टू यू। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही एडल्ट है। एडल्ट्स को लगता है कि उनके हिसाब से चीजें होनी चाहिए। ओह, तो इसलिए मेरे को ये सवाल थोड़ा सा उसमें मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देन आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी है इस चीज़ का, स्पेशली एडल्ट्स को लेकर के इस चीज़ को देखना कि देयर इज़ नो लिमिट, एवरीथिंग इज़ लिमिटेड। कोई किसी भी चीज़ की कोई लिमिट नहीं है, एवरीथिंग इज लिमिटलेस। सो एक्सप्लोर 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 एक्सप्लोर, दैट इज डेफिनेटली वन। एंड the agency, the choice, our own self, how much that important is. तो मुझे पर्सनली बहुत ये चीज़ चुभती है जब कोई ये बोलता है कि मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मुझे करना पड़ रहा है, या मैं ये कर रहा हूँ मुझे करना पड़ रहा है। एंड आई रियली सीन कि अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में खुद की एजेंसी ही एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा है, खुद के ऊपर खुद की चीज़ों को ही नहीं देख पा रहा है, आई रियली डोंट फील कि कोई एजुकेशन का या किसी भी चीज़ यूज़ है। तो एजेंसी, फ्रीडम एंड एक्सप्लोरेशन, दीज आर द 3 थिंग्स
जो कि मुझे लगता है हर इंडिविजुअल के पास होनी चाहिए, और वो तब होगी जब हम इंश्योर करेंगे कि उसका बचपन इन 3 चीज़ों से गुजरा हो। मैं ना कुछ छोटा सा एग्जांपल दूंगा इस पे। स्कूल्स में जनरली क्या होता है, अगर कोई बच्चा आकर के बोल देना कि आपको पता है स्काई ग्रीन होता है, तो एक टीचर क्या कहेगा? बेवकूफ है एक टीचर हमेशा ये बोलता है बेवकूफ़ है तो, स्काई तो ब्लू होता है। मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है क्योंकि उस एडल्ट की खुद की पॉसिबिलिटीज नहीं है, उसने ग्रीन स्काई नहीं देखा डज नॉट मीन कि स्काई ग्रीन नहीं होता है ना। और यही चीज़ हम बच्चों पे थोपते हैं फिर उसको, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। और वहाँ से क्या है कि वो बच्चा इमेजिनेशन ही खत्म कर देता है, पॉसिबिलिटीज को देखना ही बंद कर देता है। व्हाई नॉट? अलास्का की नॉर्दर्न लाइट्स क्या है? इट मेक्स द स्काई ग्रीन, इट कैन बी पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। तो हर चीज की इमेजिनेशन पे, एंड मेरे को जब भी कोई बच्चा इसलिए, मैं तो हमेशा बता, अच्छा वाओ कहाँ देखा, कैसा दिखता है, मैंने नहीं देखा, प्लीज मुझे बताओ। तो वंस इफ द एडल्ट स्टार्ट बिकमिंग क्यूरियस विद चिल्ड्रन ना, आई थिंक द स्टेज इज सेट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। Thank you so much, Harsh, for answering all our questions. And we move to our last segment, which is called Vichar Check. हमने एक सेट ऑफ क्वेश्चंस तैयार किए हैं हमारे गेस्ट के लिए, जो हमारे ऑडियंस के लिए भी है, और ये है हमारे क्वेश्चंस, ये हमारा खजाना। उसमें से हम एक क्वेश्चन हर गेस्ट को पूछते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं लाइफ के नज़रिए के बारे में। सो प्लीज चूज अ कलर, सिंस वी आर डूइंग दिस डिजिटली, आई थिंक ऑल यू कैन डू इज चूज अ कलर। येलो। So now that you're working for changing the lives of kids, I would like to ask you, what is that thing that you want to change in the world? What is your wish? Very simple one. A world space for a happy childhood, for a child-friendly space where freedom with which the children are enjoying their childhood. They have the ability to ask questions. They have the agency to decide who they are, what they want to become, without the pressure of materialism, without the pressure of being categorized into अबे कुछ ये बनना है, या जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, अब ऐसी होनी चाहिए, यही तरीका है, वही। इन सबसे परे वो दुनिया जहाँ पे एक्सप्लोरेशन की भी अपनी कोई लिमिट ही ना हो। तो आई थिंक वो वर्ल्ड जहाँ पे हर बच्चा शायद क्यूरियस है खुद के लिए, क्यूरियस है दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए, क्यूरियस है खुद को जानने के लिए और अपनी पहचान बनाने के लिए, विदाउट फीलिंग जजमेंट फियर, विदाउट फीलिंग फियर ऑफ फेलियर, इन सब के परे। बहुत खूब बात कही आपने। इसके साथ हमारा इंटरव्यू आपसे ख़त्म होता है। हर्ष, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर नॉलेज, योर जर्नी एंड योर पॉइंट ऑफ व्यू कि एजुकेशन का सही मायना क्या है हमारी सोसाइटी। वी थैंक यू एंड वी विश हर हाथ कलम एक ऐसा जरिया बने जिससे हर बच्चे को अपना वजूद खोजने का मौका मिले। थैंक यू सो मच हर्ष। Thank you so much for kind words. Thank you guys for staying till the end of this episode. मुझे हर्ष से बात करके काफ़ी मज़ा आया और उनसे काफ़ी चीज़ें जानने को मिली। मैं तो बहुत इंस्पायर हो गई हूँ। आई एम श्योर आप भी काफ़ी इंस्पायर हुए होंगे। ऐसे ही कहानियों को सुनने के लिए और इंस्पायर होने के लिए stay tuned to our podcast, Vichar Vibes. See you in the next episode. Like, share and subscribe to our channel, Vichar Vibes.